गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्रॉस प्रोडक्ट की जो है वो डेफिनेशन जो है और उसकी इक्वेशन जो है वो स्टडी कर ली थी। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की वो ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव या नॉन कम्यूटेटिव। वो कैसे? अगर आपको याद हो, कल जब हमने लास्ट में लेक्चर क्लास में जब हम वेक्टर प्रोडक्ट को स्टडी कर रहे थे तो हमने जब डिफ़ाइन किया था ए क्रॉस बी को, जब हमने डिफ़ाइन किया था वो हमारे पास आता था बी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा, साथ यहाँ पे आता था एन यूनिट वेक्टर। यानी कि अगर हमारे पास ए क्रॉस बी है, अगर हम ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, यहाँ पे एंगल थीटा है, तो जब हम ए क्रॉस बी लेते हैं तो हमारे पास आंसर में वेक्टर ही आता है। ये हमारे पास ए क्रॉस बी है, ठीक है, और ये जो हमने वेक्टर ड्रा किया है ये इसका यूनिट वेक्टर क्या है जी? एन। ये वाला एन जो कि ए क्रॉस बी तो हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जब क्रॉस प्रोडक्ट में हम लेते हैं तो ए क्रॉस बी तो हमें मैग्नीट्यूड बताता है। ये एन जो है यूनिट वेक्टर, ये हमें इसकी डायरेक्शन बताता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो ये जो बी ए है, बी ए साइन ऑफ थीटा, ये तो हमें मैग्नीट्यूड बता देता है, जबकि जो एन है ये हमें डायरेक्शन बताता है उस रिजल्टेंट वेक्टर की, जो कि हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से या क्रॉस प्रोडक्ट लेने से हासिल किया है, ठीक है। तो यही, अच्छा, मैंने आपको कल राइट हैंड रूल भी बताया था। इसकी जो डायरेक्शन है ये जो हमने फाइंड की है ये राइट हैंड रूल से फाइंड की है। राइट हैंड रूल मैंने क्या बताया था कि आप ये वाला आप ए ले लें, इसको आप ले लें ए और ये आप ले लें बी। जो कल फिगर बनाई थी उसी हिसाब से हम ले लेते हैं, ठीक है ना। आप देखें ए क्रॉस बी जब आप लेंगे तो आपने पहले जो है वो वेक्टर ए लेना है। अपने जो राइट हैंड आपका दायां हाथ है उसको वेक्टर ए के ऊपर इस तरह रखें कि आपकी जो उंगलियां हैं, जो आपकी फिंगर्स हैं, वो स्मॉलर एंगल पे रोटेट कर जाएं। समझ आ गई? अगर आप इस तरह रखते हैं अपने राइट हैंड को तो आपकी उंगलियां जो हैं वो लार्जर एंगल पे क्या करेंगी? रोटेट करेंगी। आपने स्मॉलर एंगल पे रोटेट करना है। जब आप स्मॉलर एंगल पे रोटेट करते हैं और आप अपने जो अंगूठा है, थंब है, उसको सीधा रखें तो जो थंब है वो आपको डायरेक्शन बताएगा आपके रिजल्टेंट वेक्टर की, ठीक है ना। तो अब आप इस कंडीशन में अगर आप देखें तो थंब की डायरेक्शन किस तरफ है? आपकी तरफ आ रही है, ठीक है ना। तो हम इधर तो लाइन ड्रा नहीं कर सकते, तो हमने ऊपर की तरफ वो डायरेक्शन ले लिए। आगे समझ के नहीं आ गई, ठीक है। इसी तरह जब हम बी क्रॉस ए लेते हैं, बी क्रॉस ए, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? बी का मैग्नीट्यूड, सॉरी यहाँ पे भी उल्टा लिख दिया यार मैंने, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा बी का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, और साथ आपके पास आ जाएगा एन यूनिट वेक्टर। क्या आ जाएगा? अब जब हम बी क्रॉस ए लेंगे तो राइट हैंड रूल से जब हम बी क्रॉस ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, अगर हम ये वाला ए वेक्टर ले लें जी, ये हमारे पास बी वेक्टर है, ये हमारे पास क्या है जी? थीटा। अब आपने बी पहले लिया है तो अपने राइट हैंड को आप बी के ऊपर रखेंगे। आपने बी पे रखा जब राइट हैंड, आप अपनी उंगली को जब रोटेट करते हैं, कर्ल करते हैं, तो आपकी उंगलियां जो हैं वो लार्जर एंगल पर रोटेट हो रही हैं। आपने तो अपनी उंगलियों को स्मॉलर एंगल पर रोटेट करना है, तो इसका मतलब है आप अपने हाथ को इस तरह रखेंगे, ठीक है। अपनी उंगलियों को स्मॉलर एंगल पर रोटेट करें तो आप देखें थंब की डायरेक्शन किधर है? बोर्ड के इनसाइड जा रही है। समझ आ गई? मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास एन वेक्टर आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपके पास क्या है जी? बी क्रॉस ए। अब आप देख लें आपके पास ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं आ रहे। चाहे मैग्नीट्यूड में तो इक्वल आ सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या आ रही है? अपोजिट आ रही है। क्या आ रही है? अपोजिट आ रही है। तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हमारे पास जो ए क्रॉस बी है वो किसके इक्वल आ रहा है? माइनस बी क्रॉस ए के। ये माइनस साइन ये शो करता है कि आपके पास बी क्रॉस ए का जो रिजल्टेंट वेक्टर है
जो भी वेक्टर है बी क्रॉस ए वो आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में है। किस में है जी? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये दो इक्वल तो नहीं आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है ये जो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट है ये हमारे पास क्या होता है? नॉट कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है जी? नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है ना। जो हमारे पास पिछला टॉपिक था डॉट प्रोडक्ट, उसमें आपने देखा था ए डॉट बी जो था वो बी डॉट ए के इक्वल आता था, उसमें नेगेटिव साइन नहीं आता था, तो वो हमारे पास कम्यूटेटिव था। वो हमारे पास क्या था जी? कम्यूटेटिव था। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है। तो फिर किसकी इक्वल है? हमारे पास ए क्रॉस बी इक्वल आता है माइनस बी क्रॉस ए के। ठीक हो गया जी, सही है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम दो वेक्टर्स को ले लेते हैं जी पैरेलल, दो वेक्टर्स को पैरेलल ले लेते हैं। हमारे पास ए वेक्टर जो है वो भी इसी डायरेक्शन में है और बी वेक्टर जो है वो भी इसी डायरेक्शन में है। जब वो पैरेलल हैं तो इनके दरमियान एंगल कितना है? ज़ीरो का, क्योंकि जब कोई चीज़ दो लाइंस पैरेलल होती हैं या कोई भी क्वांटिटी पैरेलल होती है तो वो हमारे पास ज़ीरो का एंगल होता है उनके दरमियान में। तो इसका मतलब है यहाँ लिख देंगे व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, फिर हमारे पास रिजल्टेंट किसकी इक्वल आएगा? तो हमारे पास जो उनका रिजल्टेंट है वो ज़ीरो के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? ज़ीरो। देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो। ठीक है जी, यानी कि उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। क्यों जी? देख लेते हैं। अब हमारे पास ए डॉट बी हम निकालते हैं, अगर वो हमारे पास आता है ए बी साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, और ये आपके पास आता है जी यूनिट वेक्टर साथ। ये ए और बी अब मैग्नीट्यूड है, अच्छा आपने याद रखना है ये। ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा ए बी। अब जब पैरेलल हैं तो एंगल कितना आएगा? ज़ीरो का आएगा ना। कितना आएगा? ज़ीरो का। तो हमारे पास ये पूरी टर्म ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी कि नहीं? तो इसका मतलब है जो क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का वो ज़ीरो होगा उस केस में जब दो वेक्टर्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे। क्या होंगे? पैरेलल, यानी कि उनके दरमियान एंगल कितना होगा? 0 डिग्री का। अब हम अगर इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें, ये हमारे पास क्या है जी? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। ठीक है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम ले लेते हैं आई यूनिट वेक्टर, वाई के अलॉन्ग हम ले लेते हैं जे यूनिट वेक्टर, और जेड के अलॉन्ग हम ले लेते हैं के यूनिट वेक्टर। ठीक है ना। तो अगर हम इसी आई के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, तो ले लेते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है। आप ले लें जी आई क्रॉस आई, वो आपके पास आ जाएगा आई का मैग्नीट्यूड और फिर आई का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि एंगल तो आई और आई के दरमियान 0 ही है ना, और साथ आप यूनिट वेक्टर लगा लें। ठीक है जी, एन हम लगा लेते हैं। ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो आई क्रॉस आई हमारे पास क्या रिजल्ट देगा? 0 के इक्वल आएगा। इसी तरह हमारे पास जो जे क्रॉस जे है वो भी 0 के इक्वल आएगा। इसी तरह हमारे पास जो के क्रॉस के है वो भी 0 के आएगा। ठीक हो गया जी। अब यही केस हम पढ़ते हैं जब दो वेक्टर्स क्या हो? परपेंडिकुलर। क्या हो जी? परपेंडिकुलर। ठीक है, देखते हैं जी। When two vectors
आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ठीक है जी। देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट will be maximum, will be maximum। ठीक है, देख लेते हैं जी फिर हम वो कैसे आ सकता है। पहले तो हम दो वेक्टर्स ले लेते हैं ना, हम एक वेक्टर ले लेते हैं a, दूसरा ले लेते हैं b, और ये अब क्या है आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्या है जी? परपेंडिकुलर। या आप पुरानी फिगर ही बना रहे हैं अगर, बल्कि ये ठीक थी, पुरानी ना ही बनाया, उसमें परपेंडिकुलर नहीं थे। कितना एंगल है जी? 90 का। तो a क्रॉस b अगर आप लेंगे, a क्रॉस b वो आ जाएगा a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा साथ n यूनिट वेक्टर। साथ आपके पास क्या आ जाएगा? n यूनिट वेक्टर। ये आपके पास आ जाएगा a क्रॉस b। अब a के मैग्नीट्यूड को आप a लिख लें, ठीक है, b के मैग्नीट्यूड को b लिख लें। साइन ऑफ थीटा कितना है? अब 90 डिग्री। कितना है जी? 90 डिग्री। और साथ क्या आ जाएगा? n यूनिट वेक्टर। तो a इंटू बी साइन 90 होता है 1 इंटू n यूनिट वेक्टर, और ये भी आ जाएगा a b इंटू n यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। अब a b जो है वो आपको a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बताएगा, और n यूनिट वेक्टर आपको क्या बताएगा? n यूनिट वेक्टर आपको इस a b की डायरेक्शन बताएगा। समझ आ गई? ये हमारे पास वेक्टर है ना। क्यों वेक्टर है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में हमें वेक्टर ही मिलता है। समझ आ गई? जब दो वेक्टर्स का हम लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट तो हमें वेक्टर ही मिलता है, और वेक्टर में हमें क्या क्या चाहिए होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये जो क्वांटिटी ए बी है ये तो बता देगी मैग्नीट्यूड, और n यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन बता देगा। क्या बता देगा? डायरेक्शन। ठीक है। अब हम अगर यूनिट वेक्टर की स्टडी करें, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर हम ले लेते हैं जी i और j का ले लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं i और j का। तो i क्रॉस j हमारे पास आ जाएगा i का मैग्नीट्यूड, j का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ। अच्छा आप देखें i और j ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इनके दरमियान एंगल कितना का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 90 डिग्री और साथ n यूनिट वेक्टर। क्या जी? ऐसे ही आएगा ना n यूनिट वेक्टर। अच्छा i क्रॉस j, i अब यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा ना। ठीक है ना। और j भी यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। साइन 90 भी कितना होता है? 1 और साथ। अच्छा अब देखें n यूनिट वेक्टर जो है ये भी इसके ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर। क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो आप देखें i और j पे परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है? k है ना, क्योंकि ये इनके दरमियान, इन दोनों के दरमियान भी 90 का एंगल है, इन दोनों के दरमियान भी 90 है, और इन दोनों के दरमियान भी क्या है? 90 का ही एंगल है। आगे समझ के नहीं? आगे ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये जो आपके पास z एक्सिस हमने बनाया है ना, ये इस तरह आपकी तरफ आ रहा है। आगे समझ के नहीं? आगे इसलिए हमने इसको इस तरह टेढ़ा ड्रा किया है, मतलब ये आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है ना। तो अब देखें ये जो n यूनिट वेक्टर है वो इन दोनों पे क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है जी? परपेंडिकुलर। तो n की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? इसके परपेंडिकुलर कौन सा यूनिट वेक्टर है? k है ना। तो आ जाएगा k यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। और हमारे पास आ जाएगा i क्रॉस j इज इक्वल टू k यूनिट वेक्टर। मतलब i क्रॉस j हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? k यूनिट वेक्टर। आगे समझ के नहीं? आगे इसी तरह हमारे पास अगर हम ले लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट j क्रॉस k का, किसका जी? j क्रॉस k का, तो वो हमारे पास इन दोनों पे परपेंडिकुलर क्या आएगा? i। क्या आएगा? i।
ठीक हो गया। और इस तरह हम ले लें अगर k क्रॉस i, क्या ले लें जी, k क्रॉस i, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k क्रॉस i, ये हमारे पास इन दोनों में परपेंडिकुलर क्या है, j, ये आ जाएगा। ठीक है ना। इनको भी हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। आगे समझ की नहीं आगे। चलें अब थोड़ा सा एक टेक्निकल सा काम रह गया है। देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था अभी कि a क्रॉस b इक्वल है माइनस b क्रॉस a के, किसके जी, माइनस b। तो जब i क्रॉस j k के इक्वल है तो फिर j क्रॉस i किसके इक्वल आएगा, j क्रॉस i किसके इक्वल आएगा, क्या कहते हैं आप। हमने पढ़ा है a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a, तो i क्रॉस j तो हो गया k के इक्वल। अब हम अगर j क्रॉस i निकालें, मतलब इसका उल्टा निकालें, तो वो किसके इक्वल आएगा, क्या कहते हैं जी आप, माइनस के आएगा ना। ठीक है, क्योंकि a क्रॉस b किसकी इक्वल है, माइनस b क्रॉस a के इक्वल। ठीक है, तो i क्रॉस j a की जगह तो आ गया i, b की जगह आ गया j। ठीक है ना, तो वो i क्रॉस j हो गया k। लेकिन अगर आप b क्रॉस a ले रहे हैं, मतलब j क्रॉस i ले रहे हैं, तो ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा ना। इनका भी जो हमारे पास j क्रॉस i का जो हमारे पास वेक्टर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो j क्रॉस i हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस i। ठीक है, अच्छा माइनस के, सॉरी j क्रॉस, अच्छा i क्रॉस j k था ना, तो j क्रॉस i क्या आ जाएगा, माइनस k। ठीक है, इस तरह हमारे पास j क्रॉस k i था, तो k क्रॉस j क्या हो जाएगा, k क्रॉस j आ जाएगा माइनस i। ठीक हो गया। इस तरह k क्रॉस i j था, तो i क्रॉस k, i क्रॉस k आ जाएगा माइनस c। अब इसको याद कैसे रखेंगे आप, देखिए आप अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे ना, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे, मतलब i क्रॉस j, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है i क्रॉस j, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपके पास यूनिट वेक्टर प्लस आएंगे, क्या आएंगे जी, जैसे j क्रॉस k, मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज घूम के आए हैं तो प्लस यूनिट वेक्टर आंसर में आया। ठीक है ना, और k क्रॉस i जो है आप एंटी क्लॉकवाइज घूम के गए हैं, समझ आ गई, तो आपके पास प्लस यूनिट वेक्टर आया। ठीक है ना, लेकिन जब आप क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है जी, इसी को हम अगर क्लॉकवाइज में कर लें इस तरह, आगे समझ के नहीं आगे। इसका मतलब है आप जब यहाँ से घूम के जाएंगे, इस तरफ आएंगे क्लॉकवाइज, तो i क्रॉस k आएगा, i क्रॉस k में फिर j ही बच जाता है, लेकिन वो माइनस में आएगा। देखें i क्रॉस k में j किस में आया, माइनस। ठीक है ना, और k क्रॉस j में i किस में आया, माइनस में। अब ये k क्रॉस j में माइनस i आ गया था। ठीक है ना, और इस तरह j क्रॉस i में हमारे पास माइनस k आ जाएगा। आगे समझ की नहीं आगे। ठीक है।